जब बेटे ने वसीयत पर अंगूठा लगवाना चाहा तो पिता ने चिल्लाने के बजाय ऐसी चुप्पी साधी कि पूरा घर कांप उठा। जानी कैसे एक बूढ़े बाप ने चाणक्य नीति से बाजी पलट दी। दोस्तों, आज की कहानी हर उस घर का आईना है जहां बुजुर्गों को सिर्फ एक पुराने फर्नीचर की तरह कोने में रख दिया जाता है। यह कहानी है पंडित दीननाथ जी की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे और परिवार को बनाने में खपा दी। लेकिन अंत में उन्हें क्या मिला? तिरस्कार और अपमान। लेकिन दीननाथ जी ने रोने या गिड़गिड़ाने का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वो रास्ता चुना जो सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने दुनिया को सिखाया था। अगर आप भी अपने घर में, समाज में या रिश्तों में अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते हैं तो इस कहानी का एक एक शब्द आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। काशी के एक पुराने मोहल्ले में दीननाथ जी का 2 मंजिला पुश्तैनी मकान था। उम्र 65 के पार थी। पत्नी का देहांत हो चुका था और जीवन का एकमात्र सहारा उनका बेटा विकास और बहू सरिता थे। दीननाथ जी एक रिटायर्ड शिक्षक थे, स्वभाव से बेहद सरल और सीधे। उन्होंने अपनी पूरी पेंशन और जमा पूंजी लगाकर विकास का बिजनेस खड़ा किया था। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में बेटा उनकी लाठी बनेगा, मगर अफसोस, आज वही लाठी उन पर ही बरस रही थी। शाम का वक्त था। घर के आंगन में तुलसी के पास दीननाथ जी अपनी कुर्सी पर बैठे रामायण पढ़ रहे थे। तभी विकास हाथ में कुछ कागजात लेकर आया और मेज पर पटकते हुए बोला, पिताजी अब बहुत हो गया, रोज रोज की किचकिच मुझसे नहीं होती। यह मकान के कागज हैं, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। मुझे बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन चाहिए और बैंक वाले आपके नाम की वजह से अड़ंगा लगा रहे हैं। वैसे भी आपके बाद ये सब मेरा ही तो है, तो फिर अभी देने में क्या नाटक है? दीनानाथ जी ने चश्मा ठीक करते हुए बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद बेटा पहले हाल चाल पूछेगा, पानी के लिए पूछेगा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ लालच था। रसोई से बहू सरिता की आवाज आई, अरे कर दीजिए ना साइन बाबूजी, हम आपकी सेवा तो कर ही रहे हैं ना। अब और क्या जान लेंगे बच्चे की? वैसे भी वो बुढ़ापे में माया मोह छोड़कर प्रभु का नाम लेना चाहिए। घर बार पकड़कर बैठने से क्या मिलेगा? दीननाथ जी का हाथ कांप गया। यह वही घर था जिसे उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से ईंट ईंट जोड़कर बनाया था। आज उन्हें ही वहां से बेदखल करने की तैयारी थी। उनका मन हुआ कि जोर से चिल्लाए, अपना हक जताए, बेटे को डांटे। उनका मन हुआ कि याद दिलाए कि कैसे उन्होंने विकास की पढ़ाई के लिए अपने कपड़े तक नहीं सिलाए थे। लेकिन तभी उनके जहन में एक पुरानी बात को उन्हें याद आया कि एक बार उन्होंने चाणक्य नीति में पढ़ा था, कमजोर व्यक्ति का गुस्सा उसे ही जला देता है, लेकिन बुद्धिमान की खामोशी सामने वाले को जला देती है। उस पर दीनानाथ जी ने एक फैसला लिया, वो फैसला जिसने आगे चलकर पूरे परिवार की नींव हिला दी। दीनानाथ जी ने कागज उठाए, उन्हें गौर से देखा और बिना एक शब्द बोले, बिना गुस्सा किए उन कागजों को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। विकास हैरान रह गया। उसे लगा था पिताजी भावुक होंगे, रोएंगे या बहस करेंगे। उसने झुंझलाते हुए कहा, पिताजी मैंने कुछ कहा आपसे, साइन अप करेंगे? कब करेंगे? दीनानाथ जी ने फिर से कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान दी और अपनी छड़ी उठाकर घर से बाहर निकल गए। यह थी चाणक्य की पहली चाल, अनिश्चितता पैदा करना, क्रिएट अनसर्टेनिटी। जब सामने वाले को पता ही ना हो कि आप क्या सोचने वाले हैं तो उसका दिमाग डरने लगता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। आज के जमाने में बुजुर्गों का दर्द समझने वाले कम ही लोग बचे हैं। अगर आप अपने माता पिता की इज्जत करते हैं और मानते हैं कि उनका अनुभव सबसे बड़ी दौलत है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, माता पिता ही असली भगवान है। आपका एक सब्सक्राइब ऐसे ही संस्कारी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। खैर, दीनानाथ जी ने सीधा अपने पुराने मित्र वकील रघुनंदन के पास पहुंचे। रघुनंदन जी ने पूछा, क्या हुआ मित्र, चेहरा उतरा हुआ क्यों है? दीनानाथ जी ने कहा, रघुनंदन, आज मुझे वसीयत नहीं, अपनी इज्जत वापस चाहिए। मुझे चाणक्य की वो कूटनीति अपनानी होगी जो अपनों को बिना घाव दिए सबक सिखा दे। मुझे बताओ मैं क्या करूं? उस शाम जब दीनानाथ जी घर लौटे तो उनका रवैया पूरी तरह बदल चुका था। वो अब वो लाचार बाप नहीं थे जो खाने के लिए बहू की राह देखता था। आते ही वो चुपचाप अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। रात के खाने पर जब सरिता ने आवाज दी, बाबूजी खाना खा लीजिए, तो दीनानाथ जी ने अंदर से कह दिया, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगले 3 दिन तक दीनानाथ जी के ने घर में किसी से बात नहीं की। इसे कहते हैं मौन की शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि जब आप किसी की बदतमीजी पर प्रक्रिया देना बंद कर देते हैं तो सामने वाला अपनी ही नज़रों में गिरने लगता है और बेचैन होता है। विकास और सरिता परेशान होने लगे। विकास ने सरिता से कहा, ये पिताजी को क्या हो गया है? ना चिल्ला रहे हैं, ना कागज वापस कर रहे हैं, कहीं वो ये घर किसी और के नाम तो नहीं करने वाले? सरिता बोली, अरे नहीं नहीं, वो जाएंगे कहाँ, बुढ़ापे की सटिया गई बुद्धि है और कुछ नहीं। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। चौथे दिन सुबह सुबह घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कोट पैंट पहने 2 लोग उतरे। वो वकील थे। दीनानाथ जी ने उन्हें बुलाया था। वो लोग दीनानाथ जी के कमरे में गए और करीब 2 घंटे तक बंद कमरे में बातें होती रही। बाहर विकास और सरिता के कान दरवाजे पर लगे थे, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उस बीच बीच में दीनानाथ जी के हंसने की आवाज आ रही थी। जब वकील जाने लगे तो विकास दौड़कर उनके पास गए और पूछा, भाई साहब आप लोग कौन है? पिताजी से क्या बात हुई? वकील ने बड़ी विनम्रता से कहा, माफ कीजिएगा,
हम अपने क्लाइंट की बातें किसी और को नहीं बता सकते, यह एक बहुत बड़े ट्रस्ट का मामला है। और वो चले गए। उस रात विकास को नींद नहीं आई। ट्रस्ट शब्द ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। चाणक्य की दूसरी चाल काम कर रही थी, भय और लोभ का इस्तेमाल। इंसान को काबू करने के लिए उसे यह डर होना चाहिए कि वह कुछ बहुत कीमती खोने वाला है। अगली सुबह जो सरिता दीनानाथ जी को बासी रोटी और चाय देती थी, वो उनके लिए गर्मा गर्म पराठे और बादाम वाला दूध लेकर आई। बाबूजी, आप कमजोर लग रहे हैं, मैंने आपके लिए बादाम वाला दूध बनाया है, सरिता ने मीठी आवाज में कहा। दीनानाथ जी ने मन ही मन सोचा, दुनिया शक्ति को पूजती है, लाचारी को नहीं। उन्होंने दूध का गिलास लिया, एक घूंट भरा और फिर वही रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, बहू, आजकल तुम मेरा बहुत ख्याल रख रही हो, भगवान तुम्हारा भला करे। लेकिन उन्होंने कागजों का जिक्र नहीं किया। हफ्ता बीत गया। विकास का धैर्य जवाब दे रहा था। उसने सोचा कि पिताजी को भावनात्मक रूप से तोड़ा जाए। शाम को वह पिताजी के पैरों के पास बैठ गया और रोने का नाटक करते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन ये दुनिया बहुत खराब है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आप घर किसी अनाथ आश्रम को दे रहे हैं, कि आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। मैंने तो बस लोन के लिए कहा था ताकि पोते का भविष्य सुधर सके। यह था इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन दीनानाथ जी अब कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने चाणक्य की तीसरी सीख अपनाई, भावनाओं को छिपाना। दीनानाथ जी ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। विकास को लगा कि पिताजी पिघल गए, अब वो साइन कर देंगे। दीनानाथ जी ने बड़े शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें इस संपत्ति के बोझ से मुक्त ही रखूं। मैंने देखा है कि धन इंसान को घमंडी बना देता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा घमंडी बने, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी वसीयत बदल दूंगा। विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हकलाते हुए बोला, बदल देंगे मतलब?" दीनानाथ जी ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और बोले, देखो विकास, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से कमाओ, जैसा मैंने कमाया था। बैसाखियों पर चलने वाला इंसान कभी दौड़ नहीं सकता। रही बात इस घर की, तो यह घर उसे मिलेगा जो इस घर की नींव की इज्जत करना जानता हो। विकास को समझ आ गया कि उसका पासा उल्टा पड़ चुका है। उसने गुस्से में कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं आपका इकलौता बेटा हूं। दीनानाथ जी ने अपनी आवाज थोड़ी सख्त की, लेकिन चिल्लाए नहीं। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जिसने विकास को चुप करा दिया। उन्होंने कहा, बेटा, कोर्ट जरूर जाना, लेकिन याद रखना, यह घर मैंने कमाया है, मुझे विरासत में नहीं मिला था, और कानूनन जब तक मैं जिंदा हूं, इसका एक पत्थर भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। और हाँ, अगर तुम मेरी सेवा सिर्फ इस लालच में कर रहे हो कि मकान मिलेगा, तो आज से वो नाटक बंद कर दो। मैं अपनी पेंशन से रसोइया और नौकर रख लूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। विकास और सरिता को पहली बार एहसास हुआ कि जिस शेर को वो बूढ़ा और दंतहीन समझ रहे थे, उसके पंजे अभी भी सलामत है। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया। विकास और सरिता को डर था कि अगर उन्होंने पिताजी को नाराज किया तो सच में हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब वे इज्जत इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनके मन में प्रेम था, बल्कि इसलिए कर रहे थे क्योंकि दीनानाथ जी ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। दोस्तों, दीनानाथ जी ने घर नहीं छोड़ा, न ही उन्होंने बेटे को बेदखल किया। बस उन्होंने चाणक्य की उस बात को याद रखा कि संबंध वहीं टिकते हैं जहां आपका वजूद और आप सम्मान सुरक्षित हो। उन्होंने अपनी जरूरत बनाए रखी। कुछ महीने बीते। दीनानाथ जी ने देखा कि डर और लालच के कारण ही सही, लेकिन बेटा और बहू अब अनुशासन में है। धीरे धीरे सेवा करते करते विकास के मन का मैल भी छटने लगा। उसे अपने पिता के शांत और दृढ़ व्यक्तित्व में एक गुरु दिखाई देने लगा। एक दिन शाम को विकास खुद दीनानाथ जी के पास आया, लेकिन इस बार हाथ में कागज नहीं थे। वह बस उनके पास बैठा और बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे मकान नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। दीनानाथ जी ने गौर से बेटे की आंखों में देखा। अनुभव बता देता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। इस बार उन्हें बेटे की आंखों में पश्चाताप दिखा। दीनानाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विकास, जिस दिन तुम अपनी मेहनत पर भरोसा करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी वसीयत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात इस घर की, तो यह मेरे बाद तुम्हारा ही है, लेकिन मेरे जीते जी मैं इसका मालिक हूँ, यह बात कभी मत भूलना। उस दिन दीनानाथ जी ने साबित कर दिया कि बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं है। अगर आपके पास अनुभव और विवेक है, तो अब किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली, अपनी सारी संपत्ति और ताकत जीते जी बच्चों के नाम मत करो, वरना आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी। दूसरी, अपमान का जवाब बहस से नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और चुप्पी बढ़ा कर दो। और तीसरी, लोग आपकी अच्छाई का फायदा तब तक उठाते हैं जब तक आप उन्हें यह एहसास नहीं दिला देते कि आप ना भी कह सकते हैं। दोस्तों, अगर दीनानाथ जी की इस समझदारी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को अपने परिवार के हर ग्रुप में शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और बुजुर्ग माता पिता की आंखें खोल दे और उन्हें नया जीवन दे। जाते जाते एक बार और, जीवन में कभी भी खुद को इतना बेबस मत होने देना कि कोई आपकी लाठी को ही आपकी कमजोरी बना दे। चाणक्य नीति कहती है, सांप अगर जहरीला भी न भी हो तो उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। यानी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए ताकि दुनिया आपको दबा ना सके। अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।